तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैमिली मैन सीजन 3 को, जो इस समय ट्रेंड में है। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम नागालैंड का सीन देखते हैं, जहां पर वहां के सीएम और एक बड़ा नेता डेविड बैठे बातें कर रहे थे कि अब पीएम बासु हमारे राज्य के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहती हैं। इसलिए सारे रेबल लीडर्स को हमें एक करना होगा। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो भरी भीड़ में एक बैग छोड़कर चली जाती है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। फिर हमें न्यूज के जरिए बताते हैं कि नागालैंड समेत ऐसे कई नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहां इसी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और उसमें कई लोगों की जान चली गई। इसी के चलते पीएम बासु पर भी कई सवाल उठ रहे थे कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी। इसके बाद हमें मुंबई का सीन दिखाते हैं, जहां श्रीकांत तिवारी अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर की पूजा कर रहा था और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये घर उसकी बीवी सूची ने खरीदा है, क्योंकि श्रीकांत का तो लोन ही अप्रूव नहीं हो रहा था। इसी बात को लेकर उसके बच्चे धृति और अथर्व श्रीकांत का मजाक भी बनाते हैं। फिर हमें पीएम बासु को दिखाते हैं, जो अपने एडवाइजर से नॉर्थ ईस्ट के हमलों पर बात कर रही थी। तब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना वालों की चाल है। तो वहीं कुलकर्णी कह रहा था कि हम अभी किसी को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट सहाकार खतरे में पड़ जाएगा। फिर यहाँ बासु कुलकर्णी से कहती है कि आप जाकर नागालैंड में प्रोजेक्ट सहाकार की बात को पक्का कीजिए, जो सुनकर कुलकर्णी चला जाता है। तब यहाँ यशवंत और संबित पीएम बासु से कहते हैं कि मैम, उस डिफेंस डील का क्या हुआ? तो बासु कहती है कि अभी तो मुझे प्रोजेक्ट सहाकार की चिंता है, तो पहले वो निपट जाए, फिर हम डिफेंस डील पर पैसा खर्च करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही बासु संबित से कहती है कि उस ब्रोकर द्वारक से कहो कि हम अगले साल तक ये डील करेंगे, अभी नहीं। जिसके बाद हम द्वारक को देखते हैं, जो एक बिलियनियर था और उसके पास कुछ बिजनेसमैन बैठे हुए थे जो उससे इंडिया के साथ डिफेंस डील की बात कर रहे थे। तब द्वारक कहता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये लोग द्वारक पर भड़कने लगते हैं। तभी यहाँ मीरा नाम की लेडी आती है, जो द्वारक के लिए काम करती है और वो इन लोगों से कहती है कि आप लोगों की डील जल्दी हो जाएगी, टेंशन मत लो। इसके बाद मीरा यहाँ से अपने अड्डे पर आती है, जहाँ उसका खास आदमी लॉयड बताता है कि शूटर अपनी जगह पर पहुँच गया है। तब मीरा शूटर को सिग्नल देती है और वो आदमी एक बिलियनियर की बेटी को मार देता है और असल में ये काम मीरा को समीर ने करने के लिए कहा था, तभी वो उसकी मदद करेगा। खैर इधर श्रीकांत अपने ऑफिस आता है तो कुलकर्णी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नागालैंड चल रहे हो, वहाँ पर हमें प्रोजेक्ट सहाकार की बात करनी है डेविड से। साथ ही कुलकर्णी बताता है कि चाइना ने म्यांमार के पास कुछ गैंग बना रखी है, जिसके जरिए वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और अक्सर वही लोग यहाँ के लोगों में लड़ाई करवाते हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट सहाकार के जरिए पीएम नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट करेंगी और हमें बस वहाँ जाकर ये डील पक्की करनी है। तो श्रीकांत भी मान जाता है। फिर जब श्रीकांत अपने साथी जेके को बताता है कि मैं नागालैंड जा रहा हूँ, तो वो कहता है कि सब डिटेल में बताना, लेकिन श्रीकांत मना कर देता है। इधर सूची अपनी कंपनी के हेड के साथ चाइनीज कंपनी से डील करने आई थी और यहाँ चाइनीज कंपनी 49% लेकर ये डील कर लेती है। साथ ही हमें पता चलता है कि अरविंद, जिसने सूची को इस कंपनी में लगाया था, वो अब कहीं फॉरेन में शिफ्ट हो गया है और अरविंद का नाम सुनकर सूची थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, जैसे इनके बीच में कुछ चल रहा था। फिर हम जेके को देखते हैं, जो आज अपनी डेट पर आया था, पर जैसे वो शादी की बात लड़की से करता है तो लड़की चुपचाप चली जाती है, क्योंकि वो तो बस यहाँ एंजॉय करने आई थी। फिर हम सूची और श्रीकांत को देखते हैं, जो अलग अलग सो रहे थे। असल में इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है, इसलिए ये बस दुनिया को दिखाने के लिए एक साथ है। फिर श्रीकांत कहता है कि मैं कल देहरादून जा रहा हूँ, जो सुनकर सूची कुछ कहती नहीं। फिर अगले दिन हम ऑफिसर जोया को देखते हैं, जिसका आज एग्जामिनेशन हो रहा था कि वो टास्क में आने लायक है भी या नहीं, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद की मौत के बाद जोया पूरी तरह टूट गई थी और वो आज भी श्रीकांत को ही ब्लेम करती है कि उसी के कारण मिलिंद मारा गया। खैर यहाँ श्रीकांत जोया को क्लीन चिट दे देता है टास्क ज्वाइन करने के लिए। फिर हम मेजर समीर को देखते हैं, जो हमेशा से इंडिया को बर्बाद करना चाहता था, इसलिए वो कई बार वहाँ हमले भी करवा चुका है, वो भी विदेश में बैठे बैठे, और हर बार उसकी ये चाल श्रीकांत ही फेल करता आया है। खैर यहाँ समीर मीरा से मिलने आता है और मीरा कहती है कि तुम्हारा काम तो हो गया, अब मुझे एक काम करवाना है। तुम्हारे तो इंडिया में काफी जानने वाले होंगे, इसलिए मुझे नागालैंड के किसी अच्छे लीडर के बारे में बताओ। तो समीर भी उसे एक आदमी के बारे में बताता है, जो किसी भी काम को पूरा किए बिना नहीं छोड़ता। इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश का सीन देखते हैं, जहाँ रुकमा नाम का आदमी अपने ही साथियों को मार रहा था, क्योंकि उन्होंने इसको धोखा देकर पैसा खा लिया। तभी रुकमा पर रैबिट नाम के लड़के का फोन आता है और वो कहता है कि एक काम आया है, उसके बदले तुम्हें 3 मिलियन पाउंड मिलेंगे। तो रुकमा कहता है कि जरूर काम बड़ा होगा, तो मुझे 5 मिलियन पाउंड चाहिए, जिस पर रैबिट भी ये डील करवा देता है। यहाँ पीएम बासु पर अब ऑपोजिशन भी सवाल करने लगे थे, इसलिए बासु संबित पर भड़क रही थी। फिर वो कहती है कि मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा और अगले ही दिन न्यूज आती है कि गवर्नमेंट ने 69 चाइनीज फंडेड एप्स को बैन कर दिया है। ये सुनकर तो सूची के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने चाइनीज कंपनी से फंडिंग ली थी, यानी उनकी कंपनी भी डूब गई। इधर श्रीकांत और कुलकर्णी नागालैंड आ गए थे
जहाँ श्रीकांत को सलोनी मिलती है। ये उसकी पुरानी दोस्त है जो यहाँ की सिक्योरिटी देखती है। फिर यहाँ से कुलकर्णी और श्रीकांत सीधा डेविड के पास आते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कल डेविड ने सारे लोकल रेबल ग्रुप के लीडर्स को बुलाया है जो प्रोजेक्ट साहकार के डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे, जिससे पीएम बासु यहाँ डेवलपमेंट कराएंगी और कोई उस पर रोक नहीं लगा पाएगा। तभी वहाँ पर डेविड का पोता स्टेफन आता है और वो अपने दादा से कहता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट की बात क्यों मान रहे हैं, ये हमेशा हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं। इसी बात को लेकर स्टेफन कुलकर्णी पर भी चिल्ला देता है और डेविड उसे चाटा मारकर भगा देता है कि इस डील को खराब करने मत आना। फिर हम रुकमा को देखते हैं जो रैबिट के पास आया था और रैबिट उसे बता देता है कि उसे क्या करना है। साथ ही रैबिट उसे अपने आदमी देता है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए थे कि रुकमा उन्हीं के आदमियों के साथ काम करेगा। फिर जब यहाँ डेविड कुलकर्णी और श्रीकांत कहीं जा रहे होते हैं तभी डेविड बताता है कि यहाँ ड्रग्स का काम भी काफी बढ़ चुका है और मेरा पोता उसी को रोकने में लगा है। उसी समय वहाँ रुकमा अपनी गैंग के साथ आता है जिन्होंने स्टेफन की गैंग वाली ड्रेस पहनी थी और वो डेविड पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ दोनों तरफ से फायरिंग होती है और डेविड को गोली लगने से उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर श्रीकांत कुलकर्णी को लेकर कार से भागता है और उसके पीछे रुकमा बाइक से पड़ चुका था। फिर रुकमा किसी तरह श्रीकांत की कार को बॉम्ब से उड़ा देता है और इससे कुलकर्णी और श्रीकांत दोनों ही अधमरी हालत में आ गए थे। तब वहाँ रुकमा आता है और कुलकर्णी को गोलियों से छल्ली कर देता है जो कि श्रीकांत भी देख रहा था। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में बताया जाता है कि पूरे एरिया में कर्फ्यू लग चुका है और जेके श्रीकांत के पास हॉस्पिटल में था। श्रीकांत भी 2 दिन से बेहोश पड़ा था। वहीं यहाँ सूची को जब से न्यूज के जरिए पता चला कि कुलकर्णी की मौत हो चुकी है तो सूची भी परेशान हो जाती है कि पता नहीं श्रीकांत किस हाल में है क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा और जेके फोन उठा नहीं रहा। इधर कुलकर्णी की मौत से बासु भी गुस्से में थी और वो कहती है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तब संबित कहता है कि हम कुछ लोगों को अरेस्ट करते हैं ताकि हमें कुछ सच्चाई पता चल सके। इधर रैबिट के पास रुकमा आता है और उसे खूब सुनाता है कि तेरे आदमियों की वजह से मेरी उंगली कट गई, आइंदा काम आएगा तो मैं उन्हें अपने आदमियों के साथ ही करूंगा। तब रैबिट कहता है कि भाई आप अंडरग्राउंड हो जाओ क्योंकि अब पुलिस हर जगह जांच करेगी, जिस पर रुकमा कहता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए और वो चला जाता है। इधर श्रीकांत को होश आ जाता है तो वो जेके से सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर जब श्रीकांत को पता चलता है कि कुलकर्णी अब नहीं रहा तो वो फुट फुट कर रोने लगता है। यहाँ रुकमा एक लेडी के पास आता है जो रुकमा की गर्लफ्रेंड थी और उसका एक बेटा था बॉबी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रुकमा इस लेडी नीमा से बहुत प्यार करता है लेकिन ये बेटा उसका नहीं है, इसलिए वो बॉबी को अपने पास आने नहीं देता। फिर यहाँ जब श्रीकांत सूची को फोन करता है तो सूची उस पर खूब भड़कती है। साथ ही सूची को जेके ने पहले ही बता दिया था कि श्रीकांत नागालैंड में है, जो जानकर श्रीकांत भी हैरान था कि ये जेके एक भी बात पचा नहीं पाता। फिर श्रीकांत जेके से कहता है कि अजीत और पुनीत को यहाँ बुला लो, हमें यहीं से जांच शुरू करनी होगी। इधर रुकमा से नीमा कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो ना, मेरे बेटे को भी बाप मिल जाएगा। लेकिन रुकमा मना कर देता है कि मैं शादी ब्याह नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, जो सुनकर नीमा उदास हो जाती है। इधर श्रीकांत ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कातिल को ढूंढना शुरू कर दिया था जिसने उन पर हमला किया। तब ये लोग काफी सारे लोगों की आईडी श्रीकांत को दिखाते हैं पर श्रीकांत को याद नहीं आता कि कुलकर्णी पर गोली किसने चलाई थी क्योंकि वो उस समय बेहोशी की हालत में जा रहा था। तभी एक फोटो देखते ही श्रीकांत को याद आ जाता है और ये वही रुकमा की फोटो थी। यहाँ अथर्व एक लड़की के साथ अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था। तब अथर्व को उसकी क्लास के लड़के चिढ़ाने लगते हैं जो देखकर अथर्व डर के मारे चला जाता है। यहाँ श्रीकांत को सलोनी रुकमा की पूरी डिटेल बताती है कि ये बीपीएफ कैडेट में रह चुका है और अब ये यहाँ का ड्रग लॉर्ड है, साथ ही ना जाने ये कितने सारे धंधे करता रहता है। तब श्रीकांत कहता है कि सलोनी मेरा एक काम कर दो, तुम अपनी सोर्स से नारकोटिक्स के रेड के जरिए रुकमा को पकड़वा दो बस। तब श्रीकांत की मदद के लिए सलोनी भी मान जाती है। यहाँ समीर ने मीरा को मिलने के लिए बुलाया था और वो कहता है कि आपने इतने बड़े आदमी को मरवा दिया। असल में मीरा ने डेविड और कुलकर्णी को मारने के लिए रुकमा को हायर किया था, इसलिए समीर मीरा को कहता है कि आगे के मिशन के लिए मुझे भी अपने साथ मिला लो, लेकिन मीरा मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब यहाँ से समीर किसी मार्टिन नाम के आदमी से मिलने को कहता है। इधर श्रीकांत जब घर जा रहा था तो उस पर सलोनी का फोन आता है जो बताते हैं कि रुकमा की गर्लफ्रेंड का पता चला है, इसलिए नारकोटिक्स वाले वहीं रेड मारेंगे, हो सकता है कि रुकमा भी वहीं पर हो। फिर श्रीकांत आकर कुलकर्णी को श्रद्धांजलि देता है और खूब रोता है क्योंकि कुलकर्णी उसके बहुत करीब था। वहीं श्रीकांत से चेलम मिलने आता है तो श्रीकांत उसे म्यांमार के ऑपरेशन के बारे में बताता है। तभी वहाँ जोया आती है तो चेलम गायब हो जाता है क्योंकि चेलम अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताता। जिसके बाद वहाँ पीएम बासु आती है और श्रद्धांजलि देकर जाने लगती है। तभी श्रीकांत बासु से कहता है कि मैम मुझे नागालैंड के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है क्योंकि कुलकर्णी सर को ड्रग लॉर्ड रुकमा ने मारा है, जिस पर संबित कहता है कि मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा दूंगा, तभी ये सब बात करना। इधर मीरा द्वारक के पास थी जो कहती है कि मैंने जाल फेंक दिया है, जल्द ही आपकी डिफेंस डील हो जाएगी। तब द्वारक भी कहता है कि एक एजेंट तुम्हारे पीछे लग चुका है, मुझे खबर मिली है, उसका नाम है श्रीकांत
श्रीकांत तिवारी और उसे ये भी पता है कि कुलकर्णी को रुक्मा ने मारा है। ये सुनकर तो मीरा के होश उड़ जाते हैं। इधर रुक्मा नीमा से कहता है कि चल ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं और बॉबी को भी बाप का नाम मिल जाएगा, जिस पर नीमा खुश हो जाती है। वहीं नारकोटिक्स वाले भी रुक्मा को पकड़ने वहाँ आ गए थे। तब हल्की सी आवाज सुनकर रुक्मा सबसे पहले बॉबी और नीमा को नीचे की सीढ़ियों से बाहर की ओर भेजता है और खुद उन सारे लोगों से भिड़ जाता है। तब यहाँ काफी शानदार फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि ऊपर से चलने वाली गोलियां नीचे फ्लोर को पार करके निकल रही थी और वहीं से नीमा भी बॉबी को लेकर जा रही थी। फिर जब रुक्मा कुछ ऑफिसर्स को मारकर वहाँ से भागने लगता है तो देखता है कि नीमा मर चुकी है, क्योंकि उसके फ्लोर के जरिए गोली लग गई थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे घर में आग लगाकर बॉबी को लेकर भाग जाता है और नारकोटिक्स वाले उसे पकड़ नहीं पाते। यहाँ समीर सीधा मीरा को कॉल करके कहता है कि रुक्मा के पीछे वो लोग पड़ चुके हैं, अभी अभी उस पर हमला हुआ है। तब मीरा कहती है कि वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही वो कहती है कि कोई एजेंट भी मेरे पीछे है श्रीकांत नाम से। ये सुनकर तो समीर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है, क्योंकि वो आम आदमी ही सबकी क्लास लगाने का दम रखता है, इसलिए उससे बच के रहना। तो मीरा भी कहती है कि इस बार उसकी टक्कर मुझसे हुई है, तुम देखते रहो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। जिसके बाद मीरा लॉयड के पास आकर श्रीकांत का सारा डाटा निकलवाती है और कहती है कि अब मैं इसे अच्छे से टारगेट करूंगी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सूची टीवी पर अपनी बात रखने गई थी कि क्यों उसकी कंपनी को बैन नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ तो एंकर सूची की पर्सनल लाइफ बीच में ले आता है कि आप अपने पति को डाइवर्स क्यों दे रही हैं। ये जानकर तो सूची के होश उड़ जाते हैं कि ये बात लीक कैसे हुई। वहीं अथर्व और धृति भी ये सुनकर परेशान हो गए थे और यहाँ सूची भी एंकर और वहाँ बैठे सभी लोगों से लाइव में ही लड़ाई करके चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूची से उसके बच्चे डाइवोर्स का कारण पूछ रहे थे, पर सूची इस बारे में बात नहीं करती और जेके भी इनके बीच में फंस गया था। तब धृति कहती है कि अब अथर्व को भी एक सच बता दो, यानी श्रीकांत का स्पाई वाला सच जो इन्हें सीजन 2 में पता चल गया था। तो श्रीकांत आज अथर्व को भी बता देता है कि मैं एक स्पाई हूँ, जो जानकर अथर्व खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। तब जेके भी कहता है कि वैसे मैं भी स्पाई हूँ, लेकिन अथर्व कहता है कि आपके बस का स्पाई बनना नहीं है, जो सुनकर जेके का पोपट हो गया था। इधर रुक्मा रैबिट पर बंदूक ताने खड़ा था कि बता मेरा पता किसने लीक किया। तो रैबिट कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन रुक्मा कहता है कि मेरी होने वाली बीवी उस अटैक में मारी गई, इसलिए जिसने भी ये सब करवाया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो रैबिट का एक कान उड़ा देता है। इधर श्रीकांत के सीनियर उसे डांट रहे थे कि तुमने बिना किसी से पूछे इतना बड़ा ऑपरेशन करवा दिया और रुक्मा भी तुम्हारे हाथ नहीं आया। साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हें अब हम कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि कुलकर्णी वाले अटैक में केवल तुम ही जिंदा बचकर आए हो, इसलिए हमें तुमसे सवाल जवाब करने हैं। जो सुनकर श्रीकांत के होश उड़ जाते हैं कि मुझ पर तुम लोग शक कर रहे हो। इधर सूची और धृति को लोग ऑनलाइन हेट देने लगे थे, जिससे ये दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं सस्पेंड होने के कारण श्रीकांत खूब शराब पीता है और घर आते ही सूची बताते हैं कि धृति और मुझे लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। तब श्रीकांत भी बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और मैं अब एक सस्पेक्ट हूँ। तब सूची भी उदास हो जाती है। इधर रुक्मा नीमा के मम्मी पापा के पास आता है और बॉबी को उन्हें देकर कहता है कि अब से आप दोनों को ही इसे संभालना है, और वो पैसे फेंक कर कहता है कि पैसे तुम्हें टाइम से मिलते रहेंगे। तब नीमा के पापा मना करते हैं तो रुक्मा गन दिखा के डरा देता है। फिर जैसे वो बॉबी को छोड़कर जा रहा था तो बॉबी रुक्मा को पकड़ लेता है कि पापा मुझे आपके साथ रहना है। तब रुक्मा का भी दिल पिघल जाता है और वो बॉबी को लेकर चल देता है। इधर हमें पता चलता है कि श्रीकांत को सस्पेंड करके ये केस किसी यतीश नाम के ऑफिसर को दे दिया गया है, इसलिए यतीश सबसे पहले स्टेफन की गैंग के आदमी को नागालैंड में उठा लेता है और उससे पूछता है कि तेरे साथियों ने कुलकर्णी को क्यों मारा, लेकिन वो आदमी मना कर देता है कि हमें फंसाया जा रहा है। जिस पर यतीश उस आदमी को उसकी बेटी के नाम से डराता है कि मैं उसे मरवा दूंगा, इसलिए मुझे बता दे कि स्टेफन कहाँ छुपा है। तो वो आदमी भी डर के मारे स्टेफन का पता बता देता है। जिसके बाद यह स्टेफन मीडिया को बुलाकर अपना बयान दे रहा था कि हमारी ड्रेस पहनकर उन लोगों ने अटैक किया है, वो भी हमें फंसाने के लिए। तभी वहाँ पर यतीश स्टेफन को पकड़ने आता है और स्टेफन किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है, जिसके चलते यतीश उसे वांटेड की लिस्ट में डलवा देता है। इधर जेके को अथर्व ने अपने स्कूल में बुला लिया था उन लड़कों को मजा चखाने के लिए जो उसे बुली करते हैं, लेकिन ये लड़के तो उल्टा जेके को ही परेशान करने लगते हैं और जेके स्कूल के बच्चों को मारना नहीं चाहता था, तो वो एक बहाने से एक बच्चे को गिरा देता है, जो कि प्रिंसिपल देख लेती है और वो जेके को अपने पास बुलाकर खूब सुनाती है। साथ ही वो लड़ाई करने के लिए अथर्व को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देती है। फिर हम देखते हैं कि घर आते ही सूची जेके और अथर्व को खूब डांट रही थी और अब ये सब देखकर श्रीकांत कहता है कि शायद हम लोगों को कोई टारगेट कर रहा है, इसलिए हमें एक साथ होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। फिर वो सबसे पहले इन लोगों के फोन ले लेता है और सबको बाहर जाने के लिए मना कर देता है। यहाँ मार्टिन से समीर आकर मिलता है और मार्टिन बताता है कि मीरा उस द्वारक के लिए काम कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम उस ब्रूस से बात करो। जो सुनकर समीर चला जाता है। फिर समीर सीधा रुक्मा को कॉल करके कहता है कि मैंने ही तुम्हें मीरा का काम दिलाया था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मीरा का कोई काम मत करना,
लेकिन रुकमा कहता है कि मुझे पैसे मिलेंगे तो काम तो मैं करूंगा ही। यहाँ श्रीकांत ने अपने साथियों को बुलाया था और वो कहता है कि मुझे टारगेट बनाया गया है, इसलिए तुम अब पता करो कि आखिर इस नागालैंड के केस पर क्या चल रहा है और किसी भी ऑफिसर पर भरोसा मत करना। तब पुनीत कहता है कि मैं यतीश के सिस्टम को हैक करके सब पता करता हूँ कि आखिर ये कुलकर्णी सर किस रूट से जा रहे थे, ये रुकमा को पता कैसे चला। जिसके बाद अगले दिन पुनीत इसी काम में लग जाता है और उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ गए थे। वहीं यहाँ श्रीकांत दिल्ली जा रहा था क्योंकि उसकी पीएम बासु के साथ मीटिंग थी। इधर पुनीत जेके को मिलने के लिए बुलाता है और उसका फोन फेंक कर कहता है कि हम सबके फोन हैक्ड हैं। यह कहकर वो उसे दूसरा फोन देता है। फिर वो कहता है कि आप श्रीकांत सर से मिलो और उन्हें कहना इसी फोन से मुझे कॉल करें, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर यतीश को कुछ ऐसा मिला था जो वो अपने सीनियर से आकर कहता है कि हमें किसी को अरेस्ट करना होगा और ये बात अजीत सुन लेता है। फिर यहाँ एयरपोर्ट पर जेके श्रीकांत के पास आता है और बताता है कि तेरा फोन हैक्ड है और वो उसका फोन फिकवा कर पुनीत से बात करवाता है। तब पुनीत कहता है कि सर रुकमा को आप सबकी लोकेशन आपके फोन के जरिए ही मिली थी, भले ही आपका फोन स्विच ऑफ था। इसलिए यतीश को लग रहा है कि आप रुकमा से मिले हैं और वो आपको पकड़ने एयरपोर्ट आ रहा है। जो सुनकर तो श्रीकांत के होश उड़ जाते हैं। तब हम देखते हैं कि श्रीकांत कुछ सोच रहा है और उसे पकड़ने यतीश एयरपोर्ट पर आ गया है। लेकिन यतीश के श्रीकांत तक पहुंचने से पहले ही श्रीकांत दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। तब यतीश भी दिल्ली के ऑफिसर से श्रीकांत को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पता चलता है कि श्रीकांत फ्लाइट में बैठा ही नहीं, उसने बस अपना फोन किसी के बैग में डाल दिया था इन्हें गुमराह करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि श्रीकांत ने तो जेके के जरिए अपनी पूरी फैमिली को ट्रेन में बुला लिया था और ये लोग कहीं जा रहे थे और श्रीकांत भी इन्हीं के साथ था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है इसलिए हमें पूरा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम सारे एपिसोड जल्द ही डाल दें तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे।